ओके, चलिए आइए शुरू करते हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज। चलिए हेडिंग डालिएगा, कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज। और ये कौन से पेज पर है? 78, पेज नंबर 78। पेज नंबर 78। ओके, पेज नंबर 78 और 79 पर तो इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं और 80, 81 पर इसका थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन। यस प्लीज। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इस चैप्टर में हमने टोटल कंसेप्ट कितने पढ़ने। उसके लिए एक डायग्राम बनाया जाएगा जो इस चैप्टर के सभी कंसेप्ट्स के बारे में बात करेगा। कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज। अब लिखिएगा, जो पहला कंसेप्ट है पहला कंसेप्ट लिखिएगा नेट इनकम अप्रोच, पॉपुलरली नोन एज एनआई अप्रोच। जो पहला कंसेप्ट है वो है नेट इनकम अप्रोच ऑफ मिस्टर डूरेंट, DURANT। ओके, दिस इज नेट इनकम अप्रोच ऑफ मिस्टर डूरेंट। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3, ये पहला कंसेप्ट है इस चैप्टर का, NI अप्रोच के नाम से। जो दूसरा कंसेप्ट है वो है नेट ऑपरेटिंग इनकम। नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। फर्स्ट कंसेप्ट नेट इनकम अप्रोच, सेकंड कंसेप्ट नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। ये जो सेकंड कंसेप्ट है इसमें दो कैटेगरीज आती। जो सेकंड कंसेप्ट है इसमें दो कैटेगरीज। नंबर 1 है वो नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच जो कि मिस्टर डूरेंट ने डेवलप करी। इससे रिलेटेड हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। और एक दूसरी अप्रोच है जिसको डेवलप किया गया है मोदिग्लियानी एंड मिलर ने। M&M, मोदिग्लियानी एंड मिलर, M&M। इससे रिलेटेड क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 एंड 8। नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच मिस्टर डूरेंट की जो है क्वेश्चन नंबर 4 और मोदिग्लियानी एंड मिलर की जो है क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 एंड 8। अगला कंसेप्ट है ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच से रिलेटेड जो क्वेश्चन है
वो है क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10। ट्रेडिशनल अप्रोच से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10। उसके बाद है लास्ट कंसेप्ट, मोदिग्लियानी एंड मिलर अप्रोच। ये जो लास्ट कंसेप्ट है मोदिग्लियानी एंड मिलर अप्रोच, इसमें टोटल 3 पॉइंट्स हैं पढ़ने वाले। पहला पॉइंट तो यही हो गया। इसका जो दूसरा पॉइंट है वो है आर्बिट्रेज प्रोसेस। इसमें जो दूसरा पॉइंट है उसका नाम है आर्बिट्रेज प्रोसेस। उससे रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 एंड क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12। और जो एकदम आखिरी कंसेप्ट है वो है प्रोपोजिशन सेकंड। प्रोपोजिशन का मतलब है कंक्लूजन। यूं समझ लीजिए मोदिग्लियानी एंड मिलर ने बड़े सारे कंक्लूजन डेवलप करे। स्टूडेंट को हमने कहा जी आप कंक्लूजन नंबर 2 तो पढ़ सकते हो। कंक्लूजन नंबर 2 जो है उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। इससे रिलेटेड बस एक क्वेश्चन है और वो है क्वेश्चन नंबर 30। तो ये डायग्राम हमको इस पूरे चैप्टर का ओवरव्यू तो दे ही रहा है ना। मुझे लगता है आज की क्लास में हम एक ये एनआई अप्रोच पढ़ लेंगे डूरेंट की, और एनओआई अप्रोच भी मिस्टर डूरेंट की हो जाएगी, और ये ट्रेडिशनल अप्रोच भी हो जाना चाहिए। अगली क्लास में क्या होगा कि मोदिग्लियानी एंड मिलर के जो तीनों कंसेप्ट है ना वो कवर हो जाएंगे। 2 क्लास में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। 2 क्लास इसकी, उसके बाद रेशो एनालिसिस की 4 क्लास, 2 जमा 4, तो एफएम की टोटल 6 क्लासेस बची आज की मिलाकर। चलिए पेज नंबर 78, पेज नंबर 78 पर तो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं। 78, 79 पर तो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है ना। आप पेज नंबर 80 पर आइएगा। इनफैक्ट पेज नंबर 80 पर भी आने से पहले ये डायग्राम आप लोगों ने बना लिया ना। चलिए अब आप इसके नीचे लिखेगा, हेडिंग डालेगा जनरल एजम्पशंस। कुछ ऐसी एजम्पशंस लिखते हैं जो हर अप्रोच पर इक्वली एप्लीकेबल होगी। ये तो आपको दिख रहा है कि ये अप्रोचेस जो है कुछ खास लोगों ने बनाई, और ये अप्रोचेस अगर उन लोगों ने बनाई है तो जरूर उनकी कुछ एजम्पशंस भी रही होंगी, और आप उन एजम्पशंस को चेंज नहीं कर सकते। तो जनरल एजम्पशंस में लिखेगा नंबर 1 लिखेगा there is no preference capital. There is no preference capital. इसका मतलब अगर हम टोटल कैपिटल पर बात करेंगे तो उसमें इक्विटी कैपिटल होगा और डेब्ट कैपिटल होगा। भाई ऐसा नहीं कि प्रेफरेंस कैपिटल नहीं होता, लेकिन अब हम इसमें क्या कर सकते हैं। ये अप्रोचेस कुछ लोगों ने बनाई हैं, जब उन्होंने प्रेफरेंस कैपिटल के बारे में बात करी नहीं तो हम भी आपसे बात कैसे करवा सकते। तो प्रेफरेंस कैपिटल इस चैप्टर में कभी नहीं होगा। नंबर 2, दूसरी एजम्पशन लिखेगा टैक्स रेट इज नॉट टू बी
एज्यूम्ड, आप टैक्स रेट को एज्यूम नहीं करेंगे। अगर किसी क्वेश्चन में टैक्स रेट लिखा है तो अच्छी बात है, पर अगर नहीं लिखा है तो भी अच्छी बात है, फिर आप उसे इग्नोर करिएगा। यह काम करो, अगर मानना है तो टैक्स रेट को 0 मान लेना, यह भी तो एजम्पशन ही है ना। पर टैक्स रेट को ना 25-30% मत मानिएगा, कुछ भी मत मानिएगा। अगर क्वेश्चन में टैक्स रेट गिवन है तो वेल एंड गुड, नहीं तो हम एज्यूम नहीं करेंगे। इस चैप्टर की बात, बाकी एफएम में टैक्स रेट आप मानते रहिए, आपको कौन रोक रहा है, पर इस चैप्टर में आप एज्यूम नहीं करेंगे। नंबर 3 लिखेगा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी will always be more than, cost of equity will always be more than cost of debt। प्रेफरेंस का नाम तो हम लेंगे ही नहीं। इसका मतलब इक्विटी शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशन सबसे ज्यादा है, या यूं कहें तो सबसे महंगा सोर्स ऑफ फाइनेंस कौन सा है, इक्विटी। बड़ी एक्सपेक्टेशन होती है इसकी। इससे तो ये कहता है दे दूंगा, लेकिन मुझे बदले में बहुत ज्यादा अमाउंट मिलेगा ना। पहले इसका लालची आदमी ये बहुत होता है, ये पहले कहता है जी मुझे मेरी ना एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है, और डिवेंचर होल्डर की एक्सपेक्टेशन हमेशा सबसे कम होती है। तो एक बात याद रखिए, डेब्ट फाइनेंसिंग यानी दुनिया में सबसे सस्ता सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग, इक्विटी फाइनेंसिंग यानी सबसे महंगा सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग। ओके, नंबर 4 लिखेगा। नंबर 4 है ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल के ब्रैकेट्स में लिखेगा KO। KO का दूसरा नाम WACC। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल विल बी इन बिटवीन, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल विल बी इन बिटवीन कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड कॉस्ट ऑफ डेप्ट। पिछला जो चैप्टर आपने पढ़ा कॉस्ट ऑफ कैपिटल, उसमें जो मर्जी क्वेश्चन उठा लीजिए, क्या ये बात सच नहीं हर क्वेश्चन में KE सबसे ज्यादा होता था, KD सबसे कम होता था, और KO उन दोनों के बीच में कहीं होता था? तो ये बात हमेशा याद रखिएगा कि KO जो है वो हमेशा KE और के बीच में ही होगा। ये जनरल एजम्पशंस हैं, और कोई बहुत भारी भरकम एजम्पशन मैंने कही भी नहीं। अब आप लिखिएगा कंसेप्ट नंबर 1, हेडिंग डालेगा कंसेप्ट नंबर 1। कंसेप्ट नंबर 1 के ब्रैकेट में लिखेगा नेट इनकम अप्रोच, नेट इनकम अप्रोच ऑफ मिस्टर डूरंट। कंसेप्ट नंबर 1 ब्रैकेट्स में लिखेगा नेट इनकम अप्रोच ऑफ मिस्टर डूरंट, साथ में लिख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। अब आप आइएगा पेज नंबर 80 पर, 80 पर। इस पेज पर सबसे पहला थ्योरेटिकल नोट जो लिखा है उसका नाम क्या है? नेट इनकम अप्रोच। यही तो हम पढ़ रहे हैं ना इस समय। तो पेज नंबर 80, नेट इनकम अप्रोच, छोटा सा थ्योरेटिकल नोट है, इसे पढ़ें और पूरा पढ़ें। मन में पढ़िएगा, मन में पढ़िएगा।
पढ़ लिया। अच्छा, मैं ये मान लेता हूं कि आपको कुछ समझ में नहीं आया। क्या इस एजम्पशन पर मैं पढ़ाना शुरू करूं कि आपने थ्योरेटिकल नोट पढ़ा और कुछ पहले नहीं पढ़ा, क्या लिखा हुआ ये पढ़ा, पता चल गया जी इंग्लिश में कुछ लिखा हुआ है ना, और कुछ पता नहीं चला। मैं इस एजम्पशन से समझाना शुरू करूं? ठीक है, तो फिर आप एक काम करो, आप क्वेश्चन नंबर 1 पर आइए। आप मुझे क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 कराने दो बिना किसी थ्योरेटिकल बेस के। मेरा दावा है कि उसका एक एक शब्द समझ में आएगा, पर मुझे मेरे हिसाब से अपनी बात को कहने दो। मैं बस आपकी जनरल अंडरस्टैंडिंग को इस्तेमाल करूंगा, ठीक है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 78। ABC Limited is expecting EBIT of ₹2 lakh in a year. The company in its capital structure has ₹8 lakh in 10% debentures. The cost of equity is 12.5%. You are required to calculate the value of firm according to NI approach. Also compute the overall cost of capital. तो जैसा मैंने कहा कि बस जनरल अंडरस्टैंडिंग है और कुछ नहीं। आप सबसे पहले लिखेगा EBIT। तो आपने लिखा EBIT 2 लाख रुपए। अच्छा, बिजनेस से होने वाली इनकम पर सबसे पहला हक किसका होता है? डिवेंचर होल्डर का। डिवेंचर होल्डर कहता है जी मैंने आपको 8 लाख रुपए दे रखे हैं, क्वेश्चन में लिखा हो ना, मैंने आपको 8 लाख रुपए दे रखे हैं, मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। हमने कहा ठीक है, इसका मतलब हम इस बिजनेस से जितना भी कमाएंगे उस कमाई पर सबसे पहला हक आपका होगा, और आपका हक तय किया गया 80,000 रुपए। इसका मतलब कमाई में से पहले 80,000 डिवेंचर होल्डर के। क्या ये बात सही? बाकी बचा 1,20,000। होना तो ये चाहिए EBT। फिर आप इसमें से टैक्स माइनस करेंगे, टैक्स रेट क्वेश्चन में है नहीं, तो आप टैक्स रेट को क्या मानेंगे? 0। इसका मतलब यही EBT होगा, यही EAT होगा, और आफ्टर टैक्स इनकम इक्विटी शेयर होल्डर्स में बांटी जा सकती है ना, यानी 1,20,000 इक्विटी शेयर होल्डर्स की जेब में। तो तय हुआ कि 2 लाख में से 80,000 डिवेंचर होल्डर के और 1,20,000 इक्विटी शेयर होल्डर का। 1,20,000 के सामने लिखेगा के सामने लिखेगा नेट इनकम टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। क्या लिखा आपने? नेट इनकम टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। आप इसको खाली NI कहें तो भी चल जाएगा, नेट इनकम कहें तो भी चल जाएगा, तभी इस अप्रोच का नाम भी NI अप्रोच डाला गया। तो हमने क्या लिखा? नेट इनकम। यानी तय हुआ 2 लाख में से 80,000 डिवेंचर होल्डर के, बाकी बचे 1,20,000 इक्विटी शेयर होल्डर के। अच्छा, इक्विटी शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशन का रेट क्या है? 12.5%, 12.5%। तो हमने क्या लिखा? मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी।
अब क्या करिएगा, ये जो आपने नेट इनकम कैलकुलेट करा ना, आप इसको केई से डिवाइड कर दो। ये जो 1,20,000 है ना, आप इसको 12.5% से डिवाइड कर दो। 9,60,000, 9,60,000। वैसे ये क्या बात हुई भला, हम नेट इनकम को कॉस्ट ऑफ इक्विटी से क्यों डिवाइड करें? इससे डिवाइड करके इसकी मार्केट वैल्यू कैसे आ सकती? तो सुनेगा जरा। मान लीजिए एक आदमी ने बैंक में कुछ रुपए जमा कराए, बैंक ने उसको 10,000 रुपए का इंटरेस्ट दिया। बैंक ने उसको 10,000 रुपए का इंटरेस्ट दिया। बैंक ने उसे 10% इंटरेस्ट दिया। बताइए आपने बैंक में कितने रुपए जमा कराए थे? कैसे पता लगाया? ओके, 10,000 डिवाइडेड बाय 10%। हम 10,000 कमाते, हम 10% कमाते, तो 10,000 को 10% से डिवाइड करोगे तो 1 लाख आंसर आ ही जाएगा। आप 1,20,000 कमाते, आप 12.5% कमाते, तो 1,20,000 को 12.5% से डिवाइड करोगे तो 100% आंसर आ ही जाएगा। इसका मतलब इस कंपनी के सभी इक्विटी शेयर बाजार में मिल रहे हैं 9,60,000 के। अगर आप 9,60,000 पे इन्वेस्ट कर दें, आपको हर साल 1,20,000 मिलेगा। दूसरे शब्दों में आपको हर साल 12.5% मिलेगा। क्या यह फार्मूला सही है? फिर आप एक काम करेगा, ये जो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी है ना, आप इसमें ऐड करिएगा मार्केट वैल्यू ऑफ डेब्ट। वैसे मुझे लगता नहीं कि डेब्ट की मार्केट वैल्यू मैं पता कर सकता हूं। हालांकि हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल के एक क्वेश्चन में इस बात पे अच्छा खासा डिस्कशन कर चुके हैं कि डिवेंचर की मार्केट प्राइस क्यों फ्लक्चुएट करती, पर वो इस क्वेश्चन का सब्जेक्ट मैटर ऑफ डिस्कशन नहीं। आप मुझे डिवेंचर की बुक वैल्यू बता दे, मैं उसे मार्केट वैल्यू मान लूंगा। अब आप मुझे बताइए, इस कंपनी में टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है? 17,60,000। ये 17,60,000 क्या है? फिर से बताइए। टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड, जिसका मतलब है इक्विटी कैपिटल प्लस डेब्ट कैपिटल। इस चैप्टर में कैपिटल एम्प्लॉयड को एक खास नाम दिया गया। अब वो नाम क्यों दिया गया है, हालांकि मैं खुद एग्री नहीं करता हूं इस बात से, लेकिन जो है सो है, मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म। एब्रीवेशन दे दो वी। तो आप इसके शब्द के पीछे मत जाइए। असल में इसका मतलब होता है टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड, या यूं कहें तो फर्म के पास जो कैपिटल है उसकी कीमत क्या है, इक्विटी कैपिटल और डेब्ट कैपिटल मिलाकर। क्वेश्चन की आखिरी लाइन कहती है ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करें, जिसको हम WACC के नाम से ज्यादा जानते हैं। खैर, यहां तक आप कैलकुलेशन कर चुके हैं। आप इसके नीचे लिखिएगा कंप्यूटेशन ऑफ ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यानी KO। देखिए KO तो हमने काफी कैलकुलेट कर रखा है। तो आप उसके लिए रेलिवेंट कॉलम्स बना लें। हाँ जी, WACC के लिए आप रेलिवेंट कॉलम्स बना लें।
देखिए इक्विटी की मार्केट वैल्यू है 9,60,000 रुपए, डेप्ट की मार्केट वैल्यू है 8 लाख रुपए, दोनों का टोटल है 17,60,000 रुपए। आप ऑलरेडी बता चुके, अगर 17,60,000 में 9,60,000 इक्विटी का है तो क्या आप इस बात को परसेंटेज में कह सकते हैं? 54.55%। क्या आप डेप्ट का भी परसेंटेज बताएंगे? 45.45%। इक्विटी शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशन आप यहां से पिक करिए 12.5%। डिवेंचर होल्डर की एक्सपेक्टेशन है 10%। फिर से बताएं। 36। इज इट 11.36%? आपका ऑब्जर्वेशन कहता है कि इक्विटी शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशन सबसे ज्यादा है, डिवेंचर होल्डर की सबसे कम है, और कंपनी को खुद कमाना पड़ेगा इन बिटवीन कॉस्ट ऑफ इक्विटी और कॉस्ट ऑफ डेप्ट के बीच में। ये WACC हमने खूब कैलकुलेट कर रखा है। अब आप इसके नीचे लिखिएगा अल्टरनेटिवली कॉमा following formula may also be adopted. Alternatively, following formula may also be adopted. देखिए ऑलरेडी आप WACC कैलकुलेट कर चुके हैं, वो सही बात है, पर क्यों कैलकुलेट करने का आप एक दूसरा तरीका देखिए। This is EBIT divided by V multiplied with 100। मैं फिर कहूंगा V तो ना बस कहने के लिए है, यह असल में है कैपिटल एम्प्लॉयड। खैर EBIT बताएं 2 लाख रुपए, कैपिटल एम्प्लॉयड बताएं 17,60,000। 100 से मल्टीप्लाई करें 11.36%। मेरे ख्याल से अब आप वही तरीका अपनाना चाहेंगे। छोटा सा तरीका है, आसानी से समझ में भी आ जाता है। चलिए, आपने इस क्वेश्चन में करा क्या है, पहले आपने फर्म की वैल्यू बताई, यानी आपने टोटल कैपिटल बताया, और आपने यह भी बताया कि अगर आपको सरवाइव करना है तो आपको कम से कम कमाना होगा 11.36%। क्या ये कैलकुलेशन परफेक्ट है? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आइए। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाए, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाए तो हम नेट इनकम अप्रोच को थ्योरेटिकली डिस्कस कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 तक पहुंचने का हम इंतजार नहीं करेंगे, पर क्वेश्चन नंबर 2 एक बार जरूर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 2, एज्यूम इन प्रीवियस क्वेश्चन द कंपनी डिसाइड्स टू रेज ₹2 lakh by way of issue of debentures and use the proceeds thereof to redeem equity shares. You are required to calculate the value of firm according to NI approach. Also calculate overall cost of capital. देखिए, हम इस क्वेश्चन का आंसर सिर्फ मैथमेटिकली नहीं देना चाहते, भी अब हमें कंसेप्ट को समझना है।
आखिरकार नेट इनकम अप्रोच नाम का एक कंसेप्ट पढ़ाया जा रहा है जिसके बारे में हम कुछ जानने की कोशिश ही नहीं कर रहे, बस क्वेश्चन का आंसर दे दिया। ये तो जी हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर दिया जाए मैथमेटिकली नहीं, एनालिटिकली, ऑब्जर्वेशन के साथ इसका आंसर दिया जाए। हम क्या समझना चाहते हैं इस पर ज्यादा गौर किया जाना चाहिए। आइए शुरू करते हैं। फिर से लिखिएगा EBIT, वही अमाउंट 2 लाख रुपए। अगर आप उस दूसरी क्लासरूम में जाना चाहे तो जा सकते। ओके, EBIT रुपीज 2 लाख। देखिए EBIT पहले भी 2 लाख था, EBIT अब भी 2 लाख ही है ना। अब आप एक काम करिए, आप इसमें से माइनस करिएगा इंटरेस्ट। अच्छा, आपके पास डिवेंचर्स पहले कितने के थे? 8 लाख के। अब डिवेंचर्स 2 लाख बढ़ गए ना, अब डिवेंचर्स कितने के हो गए? 10 लाख रुपए के। तो आपको इंटरेस्ट कितना देना होगा? 1 लाख रुपए। तो बदले हुए हालात में क्या हुआ कि 2 लाख में से डिवेंचर होल्डर को मिलेंगे 1 लाख रुपए, बाकी कितने रुपए बच गए? वो 1 लाख रुपए किसके हो गए? इक्विटी शेयर होल्डर्स के। तो आप इसके आगे लिखिएगा नेट इनकम। सिस्टम यह है कि 2 लाख में से 1 लाख डिवेंचर होल्डर का और 1 लाख इक्विटी शेयर होल्डर का। अच्छा, इक्विटी शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशन 12.5%। अब आप लिखिएगा मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी जानने के लिए फॉर्मूला लगाइएगा NI डिवाइडेड बाय KE। दिस इज रुपीज 8 lakhs, 8 लाख रुपए। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी में आप ऐड करिएगा मार्केट वैल्यू ऑफ डेब्ट। मार्केट वैल्यू ऑफ डेब्ट, अब डेब्ट कितने का हो गया? 10 लाख रुपए का। इक्विटी की मार्केट वैल्यू है 8 लाख रुपए और डेब्ट की मार्केट वैल्यू है 10 लाख रुपए। आप मुझे बताइए, अब फर्म में टोटल कैपिटल कितना हो गया? 18 लाख रुपए। और कैपिटल एम्प्लॉयड को हम इस चैप्टर में किस नाम से जानते हैं? मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म। V। दिस इज इट। मैं जानना चाहता हूं कि हमने ऐसा क्या बड़ा काम कर दिया है कि जो फर्म की वैल्यू पहले 17,60,000 थी वो 18 लाख हो गई। हुआ ये है कि आपने एक आदमी को बुलाया है, उससे आपने कुछ रुपए लिए, उन रुपयों आपने किसी दूसरे आदमी को देकर कहा कि तुम यहां से बाहर निकल जाओ। इसका मतलब आपने प्लस किया है और आपने माइनस किया। आपने बुलाया उस आदमी को है जिसकी एक्सपेक्टेशन है सिर्फ 10%। आपने निकाला उस आदमी को है जिसकी एक्सपेक्टेशन है 12.5%।
तो घर में एक आदमी आ जाए जो साधु किस्म का हो, और उस आदमी को आप बाहर निकाल दो जो शैतान किस्म का हो। इससे फर्म की वैल्यू, घर की कीमत पर एक पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ना चाहिए। 10% वाला आदमी आ जाए, 12.5% की एक्सपेक्टेशन वाला निकल जाए, इसका मतलब फर्म की वैल्यू बढ़ाई जा सकती है कैपिटल में डेप्ट को बढ़ाकर। अच्छा, अब मैं कैलकुलेट करना चाहूंगा केओ। आप केओ का फॉर्मूला लिखेगा EBIT डिवाइडेड बाय V मल्टीप्लाइड विद 100। EBIT है 2 लाख रुपए, V यानी टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड वो है 18 लाख रुपए। 100 से मल्टीप्लाई करें 11.11%। फर्म का ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो गया है क्या? पहले तो 11.36% था, अब तो 11.11%। पहले इक्विटी की वैल्यू कितनी थी? 9,60,000। अब कितनी है? 8 लाख। इसका मतलब मैं क्या देखता हूं, इक्विटी की मार्केट वैल्यू कम हुई है सिर्फ 1,60,000, लेकिन डेप्ट की मार्केट वैल्यू बढ़ी है 2 लाख। यानी डेप्ट बढ़ाया गया, कीमत बढ़ गई, पर इक्विटी कम किया गया ना, तो इक्विटी की कीमत उतनी कम नहीं हुई है कि नहीं? आप इस बात को ऑब्जर्व करें, डेप्ट की कीमत तो 2 लाख बढ़ गई, पर इक्विटी की कीमत 2 लाख कम नहीं हुई। अल्टीमेटली क्या हो गया कि फर्म की वैल्यू बढ़ गई। अगर फर्म में डेप्ट कैपिटल बढ़ा दिया जाए, इक्विटी रिडीम किया जाए, तो इससे दो इंपैक्ट होते हैं। पहला इंपैक्ट, आपके फर्म की वैल्यू बढ़ती है, और दूसरा इंपैक्ट, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो जाता है। क्या ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल का कम होना एक फेवरेबल इवेंट है? अगर आप अपने लिए कुछ फेवरेबल सिचुएशन चाहते हैं तो आप क्या करें? डेप्ट को बढ़ाइए, डिवेंचर होल्डर से पैसे मांगिए, और उन पैसों से इक्विटी शेयर होल्डर को रुपए लौटा दीजिए। क्या ये बात सही? पेज नंबर 80 पर आइएगा। पेज नंबर 80 पर आइएगा। आपने ऑलरेडी नेट इनकम अप्रोच का थ्योरेटिकल नोट पढ़ लिया है, एक बार फिर से पढ़िए, वही नोट एक बार फिर से पढ़िए। क्या अब आपको यह नोट समझ में आ रहा है? नोट में सिर्फ यह कहा गया है कि अगर आपको किसी फर्म की वैल्यू बढ़ानी है, या आपको किसी फर्म का ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम करना है, तो उसका बड़ा सीधा सा तरीका होता है कि आप डेप्ट को बढ़ा दीजिए, इक्विटी को कम कर दीजिए। ठीक है ना? अच्छा, अगर आपको किसी फर्म के लिए कुछ बुरा करना है तो आप क्या करोगे? इक्विटी बढ़ा दो, उस आदमी को ले आओ जिसकी बड़ी एक्सपेक्टेशन है, और उसको बाहर निकाल दो जिसकी थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन। क्वेश्चन नंबर 3 में ऐसा ही होगा। सपोज इन क्वेश्चन नंबर 1 द कंपनी डिसाइड्स टू रेज ₹2 lakh बाय वे ऑफ इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स and use the proceeds thereof to redeem debentures. Calculate the value of firm under NI approach and also calculate overall cost of capital. वही कंसेप्ट एकदम। आइए आंसर इसका शुरू करते हैं। लिखेगा EBIT 2 लाख।
इंटरेस्ट माइनस करेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। अब आप मुझे बताएंगे अब डिवेंचर्स कितने के हो गए? 6 लाख रुपए। पुराने डिवेंचर 8 लाख के थे, 2 लाख के डिवेंचर रिडीम हो गए, अब डिवेंचर्स हैं 6 लाख रुपए के, उस पे 10% इंटरेस्ट कितना हुआ? 60,000 रुपए। $1,40,000 क्या है? नेट इनकम टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। 1,40,000 है नेट इनकम टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। कॉस्ट ऑफ इक्विटी बताया जाए 12.5%। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी NI डिवाइडेड बाय KE। आपने बताया 11,20,000 रुपए। 11,20,000 रुपए। इसमें आप ऐड करें मार्केट वैल्यू ऑफ डेप्ट। डेप्ट की मार्केट वैल्यू कितनी लिखी जाए? 6 लाख रुपए। दोनों का टोटल बताइए। 17,20,000 रुपए। और हमने इसका शक पहले से जाहिर कर दिया था कि आपके फर्म की वैल्यू गिर सकती है। अच्छा, KO कैलकुलेट किया जाए। EBIT डिवाइडेड बाय V मल्टीप्लाइड विद 100। EBIT है 2 लाख रुपए। कैपिटल एम्प्लॉयड नई सिचुएशन में आया है 17,20,000 रुपए। 100 से मल्टीप्लाई करें, बात को परसेंटेज में कहें 11.63%। KO का बढ़ जाना अपने आप में अनफेवरेबल इवेंट है। आपके फर्म की वैल्यू घट गई है, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ गया है। दोनों सिचुएशन अपने आप में अनफेवरेबल है। हमने NI अप्रोच के कंसेप्ट को भी समझा और उसके तीनों क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लिया। हेडिंग डालेगा। हेडिंग है आइडेंटिफिकेशन मार्क। हेडिंग डालेगा आइडेंटिफिकेशन मार्क ऑफ NI अप्रोच। आइडेंटिफिकेशन मार्क ऑफ NI अप्रोच। देखिए, अभी हमने सिर्फ एक ही अप्रोच पढ़ी, अभी और भी बड़ी सारी अप्रोचेस आनी। बाद में थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है कि कौन सी अप्रोच का कौन सा क्वेश्चन है। इन तीनों क्वेश्चंस में तो उन्होंने खुद ही कह दिया कंप्यूट वैल्यू ऑफ फर्म अकॉर्डिंग टू NI अप्रोच। हो सकता है क्वेश्चन इन शब्दों को सीधा इस्तेमाल ना करे। हम किसी क्वेश्चन को पहचानेंगे कैसे कि वो NI अप्रोच का क्वेश्चन है, इसलिए आइडेंटिफिकेशन मार्क लिखा जाए। NI अप्रोच का क्वेश्चन कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा? इसमें हमेशा गिवन होगा KE एंड KD। इक्विटी शेयर होल्डर और डिवेंचर होल्डर की कॉस्ट अपने को गिवन होगी और हमसे पूछा जाएगा KO। मेरे ख्याल से बड़ा सिंपल सा आइडेंटिफिकेशन मार्क है। तो अगर इन तीनों क्वेश्चन में अगर वो NI शब्द इस्तेमाल ना भी करते तब भी हम पता कर लेते। क्वेश्चन में KE गिवन है, KD गिवन है और हमसे KO पूछा जा रहा है, इसका मतलब ये क्वेश्चन NI अप्रोच का क्वेश्चन है। ये इसका आइडेंटिफिकेशन मार्क हमें पता चल गया।
अगली हेडिंग डालेगा, ये है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनआई अप्रोच। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनआई अप्रोच। हम इस समय एनआई अप्रोच पढ़ रहे हैं, हम अब इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझ लेते हैं। बड़ा सिंपल सा ग्राफ है इसका। वर्टिकली आप क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? कॉस्ट ऑफ कैपिटल। दिस इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। हॉरिजॉन्टली लेवरेज। ओके, जब आप टर्म यूज करते हैं लेवरेज, तो इसका मतलब है परसेंटेज ऑफ डेप्ट इन टोटल कैपिटल। लिवरेज के ब्रैकेट में आपने क्या लिखा? परसेंटेज ऑफ डेप्ट इन टोटल कैपिटल। आइए इस बात को समझते हैं। जब आप कहते हो जीरो, इसका मतलब टोटल कैपिटल में डेप्ट जीरो। अगर डेप्ट जीरो है तो इक्विटी कितना हुआ? 100%। प्रेफरेंस तो हो नहीं सकता। अच्छा, अगर ये 10% है, यानी डेप्ट 10%, इक्विटी 90%। अगर ये 70% है, इसका मतलब डेप्ट 70% और इक्विटी 30%। बात समझ में आ रही है? तो ये क्या है कि टोटल कैपिटल में डेप्ट कितना है। दिस इज केडी। आपने 3 क्वेश्चन करे। क्या तीनों क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ डेप्ट 10% था? इसका सीधा सा मतलब है कि डिवेंचर होल्डर से इतना पैसा मांग लो या जितना मर्जी मांग लो। वो कहते जी मैं पैसे देने को तैयार बैठा हूं, मुझे क्या चाहिए? 10%, यानी मुझे एक फिक्स्ड रेट चाहिए। डिवेंचर होल्डर की एक फिक्स्ड रेट की एक्सपेक्टेशन है, उस रेट पर वो आप उसे जितने रुपए मांगोगे वो आपको देने को तैयार बैठा। केई और केई केडी से ज्यादा है। जैसे इस क्वेश्चन में, तीनों क्वेश्चन में केई कितना था? 12.5% था ना। इसका मतलब इक्विटी शेयर होल्डर से जितना पैसा मांगोगे मिल जाएगा, पर उसकी एक्सपेक्टेशन है 12.5% हर समय। डिवेंचर होल्डर की एक्सपेक्टेशन कम होगी, इक्विटी शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशन ज्यादा होगी। अब सवाल ये, जिसमें के ओ कहां है? बीच में कहीं होगा। अच्छा, जब जीरो डेप्ट होगा तो 100% इक्विटी होगा। इसका मतलब इक्विटी फुल्ली, कंपनी फुल्ली इक्विटी फाइनेंस्ड। बात सही है? जब कंपनी होती है फुल्ली इक्विटी फाइनेंस्ड, तो हमने ये बात ऑलरेडी पढ़ रखी है कि जो के ओ होता है वो केई के इक्वल होता है। के ओ इज इक्वल टू के ई, वेयर द कंपनी इज फुल्ली इक्विटी फाइनेंस्ड। तो इसका मतलब जहां के ई है वही के ओ है। लेकिन यह सिर्फ तब होगा जब जीरो डेप्ट और 100% इक्विटी होगा। जैसे जैसे डेप्ट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे के ओ कम होता जाएगा। क्या मुझे के ओ को कम करते करते के डी के इक्वल कर देना चाहिए? हाँ जी। जब आप कहते हैं जीरो डेप्ट, ध्यान से सुनेगा,
तब आप कहते हैं 100% इक्विटी, और आप कहते हैं KO और KE इक्वल है। आप 100% इक्विटी पढ़ सकते हैं, क्या आपको 100% डेप्ट पढ़ना चाहिए? कैसी कंपनी होती है जिसमें सिर्फ डेप्ट कैपिटल होता? तो चूंकि ऐसा नहीं होता है तो आपको KO और KD को इक्वल नहीं करना चाहिए। ये इक्वल हो सकता है, ये दोनों इक्वल नहीं होने चाहिए। मेरे ख्याल से पॉइंट अपने आप में वैलिड है। तो आप क्या देख रहे हैं, कॉस्ट ऑफ इक्विटी सबसे ज्यादा है, ध्यान से सुनेगा, सबसे ज्यादा है और हमेशा फिक्स्ड है। KD सबसे कम है और हमेशा फिक्स्ड है। KO इन दोनों के बीच में है लेकिन फिक्स्ड नहीं। जैसे जैसे डेप्ट फाइनेंसिंग बढ़ती है वैसे वैसे KO का इंपैक्ट जो है वो कम होता चला जाता है। कंसेप्ट नंबर 1 पूरी तरह कंप्लीट हुआ। हमने NI अप्रोच पढ़ा, थ्योरेटिकली भी, तीनों प्रैक्टिकल क्वेश्चन, आइडेंटिफिकेशन मार्क और आखिर में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। हेडिंग डालेगा कंसेप्ट नंबर 2। कंसेप्ट नंबर 2 के ब्रैकेट में लिखेगा NOI अप्रोच। कंसेप्ट नंबर 2 के ब्रैकेट में लिखेगा NOI अप्रोच ऑफ मिस्टर डूरंट। NOI अप्रोच ऑफ मिस्टर डूरंट, इससे रिलेटेड एक ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन है और वो है क्वेश्चन नंबर 4। ओके, NOI अप्रोच ऑफ मिस्टर डूरंट प्रैक्टिकल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 लिखिएगा आइडेंटिफिकेशन मार्क। अब हमें पता चल गया कि सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यही होती है, आइडेंटिफिकेशन मार्क सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मानी जानी चाहिए। हम क्वेश्चन को कैसे पहचानेंगे कि कौन सा क्वेश्चन किस अप्रोच से रिलेटेड है? इसका आइडेंटिफिकेशन मार्क लिखेगा गिवन KD एंड KO रिक्वायर्ड KE। तो जैसे ही आपको क्वेश्चन में ये सब इंफॉर्मेशन मिल जाए और आपसे KE कैलकुलेट करने को कहा जाए तो आप समझ लीजिए ये NOI अप्रोच का क्वेश्चन है। अच्छा, KD तो आपने देखा दोनों में गिवन होता है, NI में भी NOI में भी। बस हुआ ये है कि वहां पर गिवन था KE, पूछा गया था KO, यहां गिवन होगा KO और पूछा जाएगा KE, बस इतना सा फर्क है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते। ए कंपनी इज एक्सपेक्टिंग EBIT ऑफ ₹4 lakh एंड हैविंग अर्निंग कैपेसिटी ऑफ 10%। ये कंपनी की अर्निंग कैपेसिटी है KO। यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ फर्म एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी इफ इट एम्प्लॉयज 8% डेप्ट टू द एक्सटेंट ऑफ, ये गलती से लिखा है 20%, 20% के बदले लिखेगा 25%, 25%, 35% एंड 50% ऑफ टोटल फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ ₹20 lakhs। ठीक, आइए इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं और लिखेगा केस 1। चलिए केस 1 लिखिए, ब्रैकेट्स में लिखिएगा डेप्ट फाइनेंसिंग इज इक्वल टू, हाँ जी,
एक जगह क्वेश्चन कहता है कि हमारी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है 20 लाख रुपए, हमने सोचा डेप्ट फाइनेंसिंग करवा लेते हैं 25%, 5 लाख। अगर 25% डेप्ट फाइनेंसिंग है तो इक्विटी फाइनेंसिंग होनी चाहिए 75%। 75% कितना हो गया? 15 लाख रुपए। तो डेप्ट फाइनेंसिंग 5 लाख रुपए, इक्विटी फाइनेंसिंग 15 लाख रुपए। क्या ये बात सही है? लिखेगा EBIT। क्वेश्चन पढ़िए, बताइए EBIT कितना लिखा जाए, फिर से बताइए। 4 लाख। चलिए, आपने लिखा EBIT रुपीज 4 लाख, इसमें से क्या माइनस किया जाए? इंटरेस्ट। हां जी। रेट ऑफ डेप्ट, कॉस्ट ऑफ डेप्ट क्वेश्चन में कितना लिखा है? 8%। तो आपकी कंपनी में 5 लाख रुपए का डेप्ट कैपिटल है। कितना? 5 लाख रुपए का। डिवेंचर होल्डर कहता है जी मैं आपको 5 लाख देने को तैयार हूं पर मुझे 8% चाहिए। तो 8% कितना हो गया? तो तय हो गया कि 4 लाख में से 40,000 डिवेंचर होल्डर के। डिफरेंस बताइए। 3,60,000 के आगे क्या लिखा जाए? नेट इनकम। दिस इज NI। अभी तक की कैलकुलेशन में तो मैं कोई बदलाव नहीं कर रहा हूं ना, ये तो वही सब कुछ है। अभी तक की कैलकुलेशन में मैंने कोई बदलाव नहीं किया है। अच्छा, मुझे आप बताइएगा कि क्वेश्चन में KO कितना गिवन है? 10% गिवन है। अर्निंग कैपेसिटी ऑफ 10%। फिर आप लिखेगा मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म। ये ध्यान से सुने, मार्केट वैल्यू फर्म कैसे कैलकुलेट करना है। आप क्या करिए, आप EBIT को KO से डिवाइड करो। आपने अभी अभी एक फार्मूला पढ़ा है, KO इज इक्वल टू EBIT डिवाइडेड बाय V। अभी पिछले 3 क्वेश्चन में आपने फार्मूला अप्लाई करा है। अगर मैं V जानना चाहता हूं तो ये हो जाएगा EBIT डिवाइडेड बाय KO। ओके, EBIT ये रहा 4 लाख रुपए, KO 10%। तो आप मुझे फर्म की मार्केट वैल्यू बताएंगे? 40 लाख रुपए। तो आपने फर्म की मार्केट वैल्यू बताई 40 लाख रुपए। आप इसमें से माइनस करिएगा मार्केट वैल्यू ऑफ डेप्ट। देखिए जी, डेप्ट की तो बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू एक ही बात है। अब मार्केट वैल्यू हम निकाल तो सकते हैं नहीं अलग से, तो ये रही डेप्ट की मार्केट वैल्यू 5 लाख रुपए। डिफरेंस बताएंगे? अब ये 35 लाख क्या है? मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। लेकिन एक पोजीशन क्लियर कर लें। आप अभी तो कह रहे थे कि 20 लाख में से 5 लाख डेप्ट के और 15 लाख इक्विटी के। तो इक्विटी के 15 लाख है कि इक्विटी के 35 लाख है? 15 लाख उसकी फेस वैल्यू है और 35 लाख उसकी मार्केट वैल्यू है। अच्छा, अब आप लिखेगा KE इज इक्वल टू
ये सबसे आसान कैलकुलेशन है। इक्विटी शेयर होल्डर कहता है देखिए मुझे क्या मिलेगा, कंपनी तो 4 लाख कमाएगी, पर उसमें से 40,000 तो डिवेंचर होल्डर का हो गया, हमें क्या मिलेगा? हमने कहा जी आपको मिलेंगे 3,60,000 रुपए। ठीक है। अच्छा, इक्विटी कहता है जी मुझे 3,60,000 मिलेगा, पर जो शेयर मैंने खरीद रखे हैं उसकी मार्केट वैल्यू तो 35 लाख है। तो आप बताइए मुझे कितने परसेंटेज इनकम मिलेगी? अच्छा, 10.29%। क्या आप ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि KD सबसे कम है 8%, KE सबसे ज्यादा है 10.29% और KO इन बिटवीन है 10%। लिखेगा केस 2। डेप्ट फाइनेंसिंग है 35% ऑफ ₹20 lakhs इज इक्वल टू ₹7 lakh। चलिए, आपने लिखा डेप्ट फाइनेंसिंग ₹7 lakh। EBIT ये रहा 4 लाख रुपए। इसमें से आप माइनस करिएगा इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8%। डेप्ट फाइनेंसिंग का अमाउंट है 7 लाख। तो 7 लाख में से 7 लाख का 8% कितना हुआ? 56,000 रुपए। डिफरेंस बताएंगे? 3,44,000। 3,44,000 के सामने क्या लिखेगा? नेट इनकम। दिस इज नेट इनकम। अब इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलेंगे 3,44,000। फिर आप लिखेगा KO, दिस इज 10%। आइए कैलकुलेट करें मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म। और इसे कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला लगाइएगा EBIT डिवाइडेड बाय KO। EBIT है 4 लाख रुपए, 10% से डिवाइड करके बताएं। 40 लाख रुपए। अच्छा, फर्म की वैल्यू पहले भी 40 लाख ही थी, अब भी 40 लाख ही है। आप इसमें से माइनस करिएगा मार्केट वैल्यू ऑफ डेप्ट। आप बुक वैल्यू बता दीजिए, हम वही मान लेंगे। 7 लाख। डिफरेंस बताएंगे? 33 lakhs। 33 lakhs के आगे क्या लिखा जाए? मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। आपने लिखा मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। चलिए, अब आप कैलकुलेट करिएगा KE। इक्विटी शेयर होल्डर को इनकम में हिस्सा मिलेगा 3,44,000 और इक्विटी शेयर होल्डर्स की मार्केट वैल्यू है 33 lakhs।
10.42%। पहली बात, अब फिर से साबित हुआ कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी सबसे ज्यादा है। दूसरी बात, जब मैं इसको केस नंबर 1 से कंपेयर करता हूं तो बाकी सारी बातें तो पता नहीं क्या है, पर कॉस्ट ऑफ इक्विटी जरूर बढ़ गया। डिबेंचर होल्डर का अर्निंग फिक्स है, कंपनी का अर्निंग फिक्स है। इसका मतलब किसकी अर्निंग बढ़ गई? इक्विटी शेयर होल्डर को सबसे ज्यादा फायदा होगा। अगर कंपनी ने डेप्ट बढ़ाया तो इसका अल्टीमेट एडवांटेज इक्विटी शेयर होल्डर का ही होगा, क्योंकि उसकी अर्निंग का परसेंटेज बढ़ जाएगा। जहां पिछली अप्रोच में कॉस्ट ऑफ इक्विटी को फिक्स्ड रखा जाता था और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल को वेरी करवाया जाता था, इस अप्रोच में क्या हो रहा है कि ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल को फिक्स्ड रखा जा रहा है और कॉस्ट ऑफ इक्विटी को वेरी करवाया जा रहा है। और यह भी साबित हो रहा है कि जैसे जैसे डेप्ट बढ़ेगा वैसे वैसे कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी बढ़ जाएगा। अब आप लिखेगा केस 3। केस 3 में लिखेगा डेप्ट फाइनेंसिंग इज इक्वल टू 50% ऑफ 20 lakhs, दैट इज 10 lakhs। चलिए केस 3 लिखेगा डेप्ट फाइनेंसिंग इज इक्वल टू 50% ऑफ 20 lakhs, दैट इज 10 lakh। अच्छा, ईबीआईटी वही 4 लाख रुपए, इंटरेस्ट है 8% ऑफ 10 लाख, डेप्ट है 10 लाख रुपए का, 8% कितना हो गया? 80,000 रुपए। 4 लाख में से 80,000 डिवेंचर होल्डर को दे देते तो इक्विटी शेयर होल्डर को क्या दिया जाएगा? बैलेंस 3,20,000। आपने कहा 3,20,000 रुपए। के ओ लिखिएगा 10%, मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म कैलकुलेट करिएगा, ईबीआईटी डिवाइडेड बाय के ओ, ये अभी भी वही है 40 लाख रुपए। ये अभी भी वही है 40 लाख रुपए। आप इसमें से माइनस करिए मार्केट वैल्यू ऑफ डेप्ट, वो आप यहां से पिक करिए 10 लाख रुपए। तो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी बताइए 30 लाख रुपए, ठीक है ना? अब कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट किया जाए। इक्विटी शेयर होल्डर को इनकम मिलेगी 3,20,000 और उनके शेयर्स की मार्केट वैल्यू है 30 लाख रुपए। अच्छा, 100 से मल्टीप्लाई करिएगा 10.67%। एक बार फिर से साबित हुआ, आप केस 1 से 2 पर आए, 2 से 3 पर आए, आपका डेप्ट बढ़ता चला गया। केओ हमेशा से 10% रहा, केडी हमेशा से 8% रहा, लेकिन केई रेस्पेक्टिवली बढ़ता चला गया। तो जैसे जैसे डेप्ट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इक्विटी शेयर होल्डर की अर्निंग का परसेंटेज भी बढ़ता जाएगा। केस क्वेश्चन नंबर 4 के तीनों केसेस हो गए। हेडिंग डालिएगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनओआई अप्रोच। आपने लिखा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनओआई अप्रोच। हाँ जी, आप फिर से ग्राफ बना ले।
आपको करना यह कि आपने इस क्वेश्चन के जो तीनों केसेस में जो कुछ भी समझा है, आपको अपनी उसी नॉलेज को अप्लाई करना है, बस कोई बहुत ज्यादा मुश्किल काम नहीं। आपने समझा यह है कि जो के डी है वो सबसे कम होता है और वो फिक्स्ड होता। जैसे तीनों केसेस में कॉस्ट ऑफ डेब्ट था 8%, और आपने समझा यह है कि जो के ओ है वो भी फिक्स्ड होता। तीनों केसेस में के ओ था 10%। वेरिएबल कौन सा हुआ? के ई। जब जीरो डेप्ट होगा, 100% इक्विटी होगा, तो के ई के ओ के इक्वल होगा, और जैसे जैसे डेप्ट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे के ई बढ़ता भी जाएगा। शुरू में के ई के ओ के इक्वल होगा, जैसे जैसे डेप्ट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे के ई भी इंक्रीज करता जाएगा। आप देखिए के ई सबसे ज्यादा है, के डी सबसे कम है, के ओ इन बिटवीन है। आप केस 1 से 2 पर आए, के ई बढ़ गया, केस 2 से केस 3 में आए, के ई फिर बढ़ गया, तो हमेशा के ई बढ़ता जाएगा। इससे सिंपल ग्राफ और क्या बन सकता? सीधा सा तो पॉइंट है। खैर, कंसेप्ट नंबर 3 की हेडिंग डालिएगा। कंसेप्ट नंबर 3 हेडिंग है ट्रेडिशनल अप्रोच। कंसेप्ट नंबर 3 की हेडिंग डालेगा ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच से रिलेटेड हमारे पास 2 क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। फिर उसके बाद हमारे पास मोदिग्लियानी एंड मिलर अप्रोच रह जाएगा कुल मिलाकर। उसके 3 कंसेप्ट है, वो दूसरी बात है। कंसेप्ट नंबर 3 की आपने हेडिंग डाली है ट्रेडिशनल अप्रोच, रिलेटेड क्वेश्चन 9, 10। लिखेगा आइडेंटिफिकेशन मार्क। पहले इस अप्रोच का आइडेंटिफिकेशन मार्क लिख लिया जाए। आइडेंटिफिकेशन मार्क में लिखेगा गिवन। गिवन लिखेगा डिफरेंट के डी एंड के ई अंडर डिफरेंट सिचुएशंस। हां जी, आप क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 में जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में जाइए। क्वेश्चन नंबर 1 में के ई कितना था? 12.5%। के डी कितना था? 10%। क्वेश्चन नंबर 2 में के ई कितना था? के डी। क्वेश्चन नंबर 3 में इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 में यानी एनआई अप्रोच में के ई और के डी गिवन है और कांस्टेंट है। गिवन है और कांस्टेंट है। ट्रेडिशनल अप्रोच में गिवन तो होगा, कांस्टेंट नहीं होगा। गिवन होगा, कांस्टेंट नहीं होगा। यानी एक क्वेश्चन में के ई 12.5, दूसरे में 15, तीसरे में 17, किसी में 8 है। गिवन है लेकिन सेम नहीं। तो हम क्या कह रहे हैं? गिवन क्या है? डिफरेंट के डी एंड के ई अंडर डिफरेंट सिचुएशन। तो एनआई अप्रोच में गिवन है और कांस्टेंट है। ट्रेडिशनल अप्रोच में गिवन है लेकिन कांस्टेंट नहीं। रिक्वायर्ड लिखेगा के ओ अंडर ईच सिचुएशन।
तो बेसिक आइडिया अगर सोचा जाए तो एनआई अप्रोच का ही है। बेसिक आइडिया अगर सोचा जाए तो एनआई अप्रोच का ही है। कैलकुलेशन प्रोसीजर में बदलाव नहीं होगा, बस वो रेट के चेंजेस में जरूर हमको उसको देखना है। कैलकुलेशन प्रोसीजर सेम होगा। तो आप ये कह सकते हो कि एनआई अप्रोच और ट्रेडिशनल अप्रोच दोनों का एक ही मतलब है। जो हल्का सा डिफरेंस है वो कोई इतना बड़ा डिफरेंस भी नहीं। तो हमने देखना है क्वेश्चन नंबर 9, फिर क्वेश्चन नंबर 10। आइए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। प्लीज सी क्वेश्चन नंबर 9। A company is expecting annual EBIT of rupees 3 lakhs. The company presently raised its entire fund requirement of rupees 20 lakhs by issue of equity shares with equity capitalization rate of 16%. The company is now contemplating to redeem a part of capital by introducing debt financing. The firm has two options to raise debt to the extent of 30% or 50% of total funds. It is expected that for debt financing up to 30%, the rate of interest will be 10% and equity capitalization rate is expected to be increased to 17%. However, if the company opts for 50% debt, the interest rate will be 12% and equity capitalization rate will be 20%. You are required to compute the value of company and its overall cost of capital under different situations. Heading डालेगा computation of value of firm computation of value of firm and KO. Computation of value of firm and KO under different situations. Present situation, proposed situation, option 1 and option 2. हाँ जी, अच्छा, प्रेजेंटली जो कंपनी है वो फुल्ली इक्विटी फाइनेंस्ड है। इसका मतलब जो आपकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है 20 लाख रुपए, वो पूरी तरह इक्विटी फाइनेंस्ड है। कंपनी ये चाहती है या तो 30% डेप्ट आ जाए या 50% डेप्ट आ जाए। ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 इसी कंटेक्स्ट में है, और जितना पैसा है उतने से इक्विटी रिडीम कर देंगे। आपकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट तो 20 लाख रुपए है ही। अगर आपको 30% डेप्ट चाहिए, इसका मतलब डेप्ट हो गया 6 लाख रुपए। तो इक्विटी ऐसी सिचुएशन में कम हो जाएगा।
ठीक है ना, 70%। अच्छा, अगर आपने डेब्ट फाइनेंसिंग करा 50%, तो इक्विटी 50% कम हो जाएगी। ओके, यहां तक सिचुएशन ठीक है। तो बेसिकली आपके पास एक एग्जिस्टिंग सिचुएशन है और दो प्रोपोज सिचुएशन है। अब ये बताइएगा प्रेजेंटली इक्विटी शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशन कितनी है? अच्छा, 16%। प्रेजेंटली तो डिवेंचर होल्डर आपके पास है ही नहीं। अगर आप 30% डेब्ट फाइनेंसिंग करवाओगे तो बताइए उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में कितना लिखा है? 10%। और इक्विटी शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशन 17%। अगर आप ऑप्शन 2 में जाओगे, 50% डेब्ट होगा, 50% इक्विटी होगा, तो केई 20%, केडी, तो आपका ऑब्जर्वेशन है कि केडी केई गिवन है लेकिन कांस्टेंट नहीं, ठीक है ना। अब मुझे बताइएगा क्वेश्चन में ईबीआईटी कितना दे रखा है, फिर से बताइए। 3 लाख रुपए। अब क्या करिए, इसमें से माइनस करिएगा इंटरेस्ट। इंटरेस्ट माइनस करके जो डिफरेंस आएगा ना, वो डिफरेंस है नेट इनकम एनआई। हाँ जी, प्रेजेंटली कोई डेब्ट है ही नहीं तो कोई इंटरेस्ट भी नहीं है, तो नेट इनकम है 3 लाख रुपए। अगर 6 लाख का डेब्ट है और 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट हो गया 60,000 रुपए, तो नेट इनकम हो गई 2,40,000 रुपए। अगर 10 लाख का डेब्ट है और 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट हो गया 1,20,000 रुपए, नेट इनकम 1,80,000। ठीक है, आइए कैलकुलेट करते हैं मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करने का फार्मूला नेट इनकम डिवाइडेड बाय के ई। अब नेट इनकम है 3 लाख, के ई है 16%। 3 लाख को 16% से डिवाइड करें, 18,75,000। 2,40,000 को 17% से डिवाइड करेगा, 14,11,765। 1,80,000 को 20% से डिवाइड करें, 9 लाख। ऐड करिएगा मार्केट वैल्यू ऑफ डेब्ट। प्रेजेंटली तो कोई डेब्ट है ही नहीं, तो ऐड करके भी कोई फायदा नहीं। मार्केट वैल्यू डेब्ट यहां से उठाइए, डेब्ट है 6 लाख रुपए का, बुक वैल्यू को ही मार्केट वैल्यू मानना पड़ जाता है, और यहां पर है 10 लाख।
दोनों को ऐड करके आपको पता चलेगा मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म। दिस इज 18,75,000, 20,11,765 and 19 lakhs। ठीक है ना? अच्छा, लास्ट में हम कैलकुलेट करना चाहेंगे KO। फार्मूला है EBIT डिवाइडेड बाय V मल्टीप्लाइड विद 100। हाँ जी, EBIT 3 लाख रुपए, फर्म की वैल्यू 18,75,000। द आंसर इज 16%। अब मैं जानना चाहता हूं KO, KE के इक्वल क्यों आया? 100% इक्विटी में ऐसा ही होता। ओके, 3 लाख डिवाइडेड बाय 20 lakhs 11,765, 14.91%। लास्ट में 15.79%। देखिए, आप ऑब्वियसली चाहते हैं कि फर्म की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम से कम होना चाहिए। आपका मानना यह है कि प्रोपोज्ड ऑप्शन 1 ठीक रहेगा, क्योंकि यह फर्म की वैल्यू को मैक्सिमम लेवल पर बढ़ाएगा और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल को मिनिमम लेवल पर ले जाएगा। तो आप ऑप्शन नंबर 1 के फेवर में लिखेगा कंक्लूजन। कंक्लूजन में लिखेगा इन प्रोपोज्ड ऑप्शन 1 इन प्रोपोज्ड ऑप्शन 1 द वैल्यू ऑफ द फर्म इन प्रोपोज्ड ऑप्शन 1 द वैल्यू ऑफ द फर्म इज एट मैक्सिमम लेवल एंड ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी KO and KO is at minimum level. Full stop. Hence, it is advised to arrange 30% debt financing, 30% debt financing in the total capital structure. 30% debt financing in the total capital structure. क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आइएगा। A company's current EBIT are rupees 4 lakhs. Company's current EBIT are rupees 4 lakh. The firm currently has 10% debt of rupees 15 lakhs, 15 लाख रुपए. The equity capitalization rate is 16%, 16%. Number 1, determine the value of the firm. सेकेंड थर्ड पॉइंट बाद में देखेंगे, लिखेगा नंबर 1। बताइए, आपको EBIT क्वेश्चन में कितना दे रखा है? अच्छा, आपके पास डेप्ट कितना है? 15 लाख रुपए का। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10%। 15 लाख का डेप्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%।
माइनस करिए 1,50,000, डिफरेंस बताएंगे। 2,50,000 के आगे क्या लिखे? अच्छा, इक्विटी शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशन कितनी? 16%। आपने लिखा केई 16%। आप लिखिएगा मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, इसका फार्मूला है नेट इनकम डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी। आप 2.5 लाख को 16% से डिवाइड करें, 15 लाख 62,500। आप इसमें ऐड करिएगा मार्केट वैल्यू ऑफ डेब्ट। डेब्ट की मार्केट वैल्यू है 15 लाख रुपए। अच्छा, दोनों का टोटल करेंगे 30,62,500, 30,62,500 रुपए। इसके आगे क्या लिखा जाए? मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म, वी। ओके, क्वेश्चन की पहली रिक्वायरमेंट आपने डील कर ली है। अब आप क्वेश्चन की सेकेंड रिक्वायरमेंट की तरफ आए। डिटरमिन द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अच्छा, तो पहली बात तो वो हमसे पूछ रहे हैं ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये तो हमारे लिए काफी आसान काम है। दिस इज EBIT डिवाइडेड बाय V मल्टीप्लाइड विद 100। EBIT है 4 लाख रुपए। V यानी टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड है 30,62,500। तो आपने केओ बताया 13.06%। 13.06%। अभी हम सेकेंड पॉइंट में ही हैं। डिटरमिन ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड बोथ टाइप्स ऑफ लीवरेज रेशियोज। तो क्वेश्चन कहता है कि आप लीवरेज रेशियोज कैलकुलेट करें। लीवरेज रेशियोज क्या होती है ये तो खैर हम अगले चैप्टर में भी पढ़ सकते हैं। यहां पर हमें इसलिए दिक्कत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन ने बताया है कि लीवरेज रेशियो का क्या मतलब होता है। पहला उन्होंने कहा है डेप्ट डिवाइडेड बाय इक्विटी। पहला उन्होंने कहा है कि आप डेप्ट डिवाइडेड बाय इक्विटी को सॉल्व करें। क्वेश्चन कहता है आप डेप्ट बाय इक्विटी को सॉल्व करें। डेप्ट है 15 लाख रुपए और इक्विटी है 15,62,500 रुपए। दिस इज 0.96:1। अब आप इसका मतलब भी समझ लीजिए। अगर आपकी कंपनी में टोटल कैपिटल है 1.96 तो उसमें 0.96 डेप्ट फाइनेंस्ड है और उसमें 1 रुपया इक्विटी फाइनेंस्ड है। यानी आपने डिबेंचर होल्डर से 96 पैसे मांगे हैं, इक्विटी शेयर होल्डर से 1 रुपया मांगा है और आपका टोटल कैपिटल हो गया 1 रुपये 96 पैसे। ये इसका मतलब होता ना। दूसरी रेशियो कौन सी है? डेप्ट डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। डेप्ट कितना है? 15 लाख रुपए। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है? 30,62,500 रुपए। 0.49:1। हां जी, अब इसका मतलब भी समझ लें।
अगर आपके पास टोटल कैपिटल है 1 रुपया, तो उसको अरेंज करने में 49 पैसे डेप्ट के हैं, बाकी 51 पैसे किसके हैं? इक्विटी के। 1 रुपए के कैपिटल में डेप्ट 49 पैसे, बाकी बच गया 51 पैसे, वो आपने जरूर इक्विटी शेयर होल्डर से मांगे होंगे। अच्छा, इस रेशियो में और इस रेशियो का फर्क आप समझ रहे हैं ना? यहां डेप्ट और इक्विटी को कंपेयर किया जा रहा है, यहां टोटल कैपिटल में से डेप्ट को कंपेयर किया जा रहा है। तो आपने क्वेश्चन के सेकंड पॉइंट को सॉल्व कर दिया। अब आप इस क्वेश्चन के थर्ड पॉइंट की तरफ बढ़े। इट इज कंसिडर्ड टू रिड्यूस द लीवरेज बाय ₹5 लाख। जब वो कह रहे कि हम लीवरेज कम करना चाहते हैं, इसका मतलब वो डेप्ट को कम करना चाहते। बाय इश्यूइंग न्यू इक्विटी शेयर्स, इसका मतलब नए इक्विटी शेयर इश्यू करने हैं, पैसा आएगा और उन रुपयों की मदद से हम डिवेंचर्स को रिडीम करना चाहते हैं। द कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल इज टू बी रिड्यूस्ड टू 14%। वुड यू रेकमेंड द प्रोपोज्ड एक्शन? ठीक है, आइए थर्ड पॉइंट का आंसर शुरू करते हैं। पहले लिखेगा ईबीआईटी। ईबीआईटी आप वही पिक करिए जो कि पहले था 4 लाख रुपए। आपने ईबीआईटी लिखा 4 लाख रुपए, आप इसमें से माइनस करिए इंटरेस्ट। अच्छा, पहले डेप्ट कैपिटल कितना था? 15 लाख रुपए। अब आप डेप्ट को 5 लाख कम करना चाहते हो ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो लेकिन वही रहेगा, 10% ही है ना। अब डेप्ट कैपिटल हो गया 10 लाख रुपए, उसके ऊपर इंटरेस्ट देना है 10%, तो 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट दे दीजिए। डिफरेंस कितना हो गया? 3 लाख रुपए के आगे क्या लिखा जाए? नेट इनकम। अच्छा, अब इक्विटी शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशन कितनी होगी? 14%। चलिए एनआई को केई से डिवाइड करें। 21 इज इट 2142,857? अच्छा, डेप्ट अब नई सिचुएशन में कितना रह गया? 10 लाख। $3142,857। अच्छा, KO कैलकुलेट किया जाए। EBIT डिवाइडेड बाय V मल्टीप्लाइड विद 100। EBIT 4 लाख, फर्म की वैल्यू 3142,857, 12.73%। अच्छा, जब आप एग्जिस्टिंग सिचुएशन से कंपेयर करते हैं तो आप ये पाते हैं कि फर्म का कैपिटल बढ़ गया, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो गया। सवाल यह है, वुड यू रेकमेंड द प्रोपोज्ड एक्शन? यस, वी रेकमेंड द प्रोपोज्ड एक्शन। तो आप लिखिएगा
we recommend the proposed action. We recommend the proposed action as the market value of the firm. The market value of the firm will get increased and the overall cost of capital यानी KO will get decreased. ठीक है ना? तो आज हमने 3 कंसेप्ट पढ़ लिए हैं. एफएम की अगली क्लास जब भी होगी उसमें वो 3 कंसेप्ट पढ़ लिए जाएंगे. ग्राफ तो खाली